बिहार के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि इतनी भारी मात्रा में भर्ती आ रही है और पहली बार लिखित परीक्षा से लोग बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर एपीआई स्कोर आया तो नेट वाले, जेआरएफ वाले, पीएचडी वाले, एमफिल वाले सारे के सारे प्रोफेसर बन जाएंगे और जिंदगी सुधर जाएगी। इसके साथ ही साथ पूरी की पूरी जनरेशन सुधर जाएगी। जय हिंद साथियों, वेलकम टू गेला एकेडमी। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर पिछले 3-4 महीनों से बवाल मचा हुआ है कि इतनी भर्ती आ रही है, इतनी बड़ी मात्रा में आ रही है। ये खबर चला के लोगों ने अपना खुद का कोर्स लॉन्च कर दिया कि बिहार में अगर प्रोफेसर बनना है तो हमारे बैच को ज्वाइन करिए। मैंने इस पे आज तक वीडियो नहीं बनाया, खबर देखता रहा, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मैं जब इस पे वीडियो बनाऊं तो एक ऑथेंटिक वीडियो हो जो बच्चों तक जाए, सही समय पे सही न्यूज, सही खबर जाए कि अब अगर डिले किए, मैं कोई कोर्स बेचने वाला नहीं हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ या किताब या नोट्स बेचने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ से पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, जो कुछ पढ़ रहे हो, बस उसमें जो मैं बताऊँगा उसमें संशोधन करना है और अपनी तैयारी को और बूस्ट कर देना है। याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं। प्रोफेसर अगर बनना है तो इतनी बड़ी मात्रा में भारत के इतिहास में पहली बार आ रही वैकेंसी, और आपको जो नई नियमावली आई है, नया ड्राफ्ट आया है, उसके हिसाब से आपको प्रोफेसर बन जाना है। अगर आप नेट पास हैं, जेआरएफ पास हैं और पीएचडी आपने कर लिया है, या फिर स्लेट पास हैं, या गेट पास हैं, या एसआईआर नेट पास हैं, या आप एमफिल पास हैं, या आप बिहार का बेट पास हैं, तो आपको प्रोफेसर बनना है, याद रखना। चलिए वीडियो की रूपरेखा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद पूरे डिटेल में बातचीत करेंगे। पहला तो हम लोग समझेंगे पूरा मामला क्या है। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर जो नया नियमावली आई है उसका मामला क्या है, पूरा पदों की संख्या क्या रहने वाली है, क्या उस नई नियमावली में पदों की संख्या को ऐड किया गया है कि पिछला वाला रहेगा, क्या नया रहेगा, या कुछ भी ऐड नहीं है, सब कुछ हम लोग बातचीत करेंगे आज पूरा। कौन से बच्चे होंगे जो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर में भर्ती में फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबल हैं या एलिजिबल हो जाएंगे। लिखित परीक्षा का प्रारूप क्या रहने वाला है, क्योंकि बिहार के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है कि बिहार में लिखित परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है। आज तक ये रिकॉर्ड रहा है सिर्फ एपीआई स्कोर के आधार पर, जिसने नेट पास है, जेआरएफ पास थे, या फिर जिनकी पीएचडी रहती थी, रिसर्च पेपर बहुत अच्छे पब्लिश रहते थे, जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहता था, उन बच्चों का, उन कैंडिडेट का पहले सिलेक्शन हो जाता था, लिखित कोई होता नहीं था। और एपीआई स्कोर में नुकसान सबसे बड़ा उन बच्चों के लिए रहता था जो बच्चे अपना सोर्स या जुगाड़ नहीं लगा पाते थे, है ना, अपनी पहुंच और पैसे पे नहीं कर पाते थे, उनका सबसे ज्यादा नुकसान होता था। उम्र की सीमा, यानी कि कौन से बच्चे होंगे जो अप्लाई कर पाएंगे, कौन से बच्चे ऐसे होंगे जिनका ओवर एज हो गया या कम है, ठीक। और नियमावली में क्या बदलाव आया, जो नया ड्राफ्ट आया, अभी कल ही आया ड्राफ्ट, जो नया ड्राफ्ट आया उसमें क्या बदलाव हुआ है, क्या सचमुच एपीआई स्कोर पे फिर लेने वाले हैं, अगर नहीं लेने वाले हैं तो नई नियमावली में एपीआई का ऐड क्यों उन्होंने किया है, जोड़ा क्यों है, इसके लिए बात करेंगे। असली तैयारी कब करनी है, कैसे करनी है, क्या क्या इंक्लूड कर लेना है, क्या वैकेंसी आ रही है या आने वाली है कि आ चुकी है, ये पूरा डिटेल बातचीत करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। याद रखिए, इंडिया का ट्रस्टेड पीएचडी गाइडेंस और रिसर्च चैनल है। मेरा मकसद व्यूज का नहीं है, मेरा मकसद है आपको सही समय पे सही सूचना देना, ठीक। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। चलिए पूरा मामला समझ लेते हैं। देखिए, पिछले 3 से 4 महीनों के बीच 4 महीनों के बीच बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके बहुत ये खबर चलाई जा रही है कि बिहार में भर्ती आ रही है, और सचमुच बिहार में भर्ती आएगी, सचमुच, ये कोई मजाक नहीं है, बिहार में सचमुच वैकेंसी आएगी। और जो नया मामला अभी कल से शुरू हुआ है उसमें नया ड्राफ्ट आ गया है, नया ड्राफ्ट। अब नया ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि खबरों की वो संख्या, मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है उस भर्ती से संबंधित जितने भी नियम कानून, पद, या कौन कहाँ से वो बिल पास होगा, कौन कौन से साइन लोग करेंगे, वो पूरा ड्राफ्ट आ गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, पूरी खबर दिखा दूंगा। हिंदी में भी कन्वर्ट मैंने कर लिया है, इंग्लिश में भी, तो बच्चे घबराए नहीं कि सर इंग्लिश में लिखा, आप ही बता रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। सब लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। टेलीग्राम अब ओपन हो गया है, टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। मैं पूरा पीडीएफ वहीं शेयर कर दूंगा, आप लोग वहीं से पढ़ के आप लोग टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। मैं पूरा पीडीएफ वहीं शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से अच्छे से इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, ठीक। तो मामला ये है कि भर्ती अब आएगी, भर्ती अब आएगी, भर्ती अब आएगी। आपका सपना पूरा होगा प्रोफेसर बनने का, इसीलिए तो आप तैयारी कर रहे हो, इसीलिए तो नेट में आए हो, जेआरएफ में आए हो, पीएचडी कर रहे हो, इसीलिए तो आप टारगेट कर रखे हो कि मुझे प्रोफेसर बनना है, यूनिवर्सिटियों तक जाना है, डिग्री कॉलेजों तक जाना है, ठीक। अब पदों की संख्या जो बात हो रही है, पिछले पदों की संख्या जो थी वो 9,152 पद थे, 9,152 पद। इतनी भारी भरकम मात्रा में पदों की संख्या आज तक आया नहीं है, सचमुच बता रहा हूं। जो लोग ओवर एज हो रहे होंगे, जो लोग
ऑलरेडी प्रोफ़ेसर हैं, वो लोग खुद बताएँगे आपको कि सचमुच इतनी बड़ी वैकेंसी आई नहीं है। तो क्या ये जो पद है 9152 पद, ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसरों का है कि इसमें सारे कर्मचारियों का पद जुड़ा हुआ है? इसमें सारे कर्मचारियों का पद जुड़ा हुआ है। जो प्रोफ़ेसर की पद है वो लगभग 6500 के आस-पास रहेगा। जो लोग असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का पद के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वो इसमें इतने पदों का ज़िक्र किया गया है। नए ड्राफ्ट में ज़िक्र नहीं किया गया है। ये पहले वाले ड्राफ्ट जब आया था और जो न्यूज़ की कटिंग आई थी, उसके आधार पे ये डिसाइड हुआ था न्यूज़ में ही कि लगभग 6500 के आस-पास प्रोफ़ेसर होंगे और सारे कर्मचारियों का पद मिला के 9152 पद होगा। क्या नए ड्राफ्ट में अभी जो कल आया है, उसमें पदों की संख्या दिया है? नहीं दिया है। कल वाले में पदों की संख्या नहीं दिया है। वैकेंसी जब आएगी तभी मामला क्लियर होगा कि सचमुच कितने पद आए हुए हैं। ठीक? लेकिन अभी से आप लोग मन में ये ख़्याल बना के रखना, प्रोफ़ेसर बनना है। ठीक? अब कौन से व्यक्ति योग्य हैं? अब जिन्होंने मास्टर कर रखा है, मास्टर का मतलब पीजी, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं 55% के साथ। ऐसा नहीं कि जो मास्टर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बच्चा अगर नेट पास है या जेआरएफ पास है, अगर उसने पीएचडी कर रखा है, देखो भाई पीएचडी शुद्ध ऐसे ही लिखा जाता है, याद रखना पीएचडी शुद्ध ऐसे ही लिखा जाता है। जो बच्चा पीएचडी पास है, एमफिल पास है, एमफिल, जो बच्चा एमफिल पास है, सीएसआईआर नेट पास है, वो सारे लोग एलिजिबल हैं। वो सारे लोग एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो बच्चा बेट पास है, बेट को होना अनिवार्य है बिहार में, क्योंकि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, अगर कोई बच्चा बेट को पास करता है तो भी वो व्यक्ति बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, फॉर्म भर सकता है और प्रोफेसर बनेगा। इसलिए जो बच्चे नेट नहीं पास हो पा रहा है, जिनका 1-2 नंबर से रुक जा रहा है, जिनका जेआरएफ 1-2 नंबर से रुक जा रहा है, वो लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग वेट में ज़रूर एलिजिबल मतलब अपीयर होइएगा, चाहे आप बिहार के हों या बिहार के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य से हैं, तो आप लोग बिहार में जो बेट होने वाला है, उस फॉर्म को भरिएगा और आप एलिजिबल हो जाएँगे बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक। आप फॉर्म भर पाएँगे। इसलिए जिन बच्चों का मास्टर डिग्री इस साल कंप्लीट हो रहा है या पिछले कई सालों से कंप्लीट है, नेट की तैयारी करते-करते थक चुके हैं, लेकिन आपका नेट नहीं निकल पा रहा है, तो जो नेट का पूरा सिलेबस है, वही सिलेबस बेट में आने वाला है और वही सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में आने वाला है। ठीक? तो आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहना, वही जारी रखना है और बेट में जब आप बैठ जाएँगे, बेट पास हो जाएँगे, उन बच्चों का एलिजिबिलिटी योग्य हो जाएगी। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल, सर मैं नेट पास हूँ, बिहार से अलग राज्य का हूँ, मैं जेआरएफ पास हूँ, पीएचडी पास हूँ या पीएचडी मेरी कंप्लीट हो गई है, तो क्या सर मुझे भी बेट देना होगा? नहीं, आपको बेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेट या जेआरएफ या पीएचडी अगर आप हैं, तो आपको बेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म भरिए और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अपना लिखित एग्ज़ाम दीजिए। ठीक? जो बच्चे जिनका सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है, वो बच्चे सिर्फ फॉर्म भरेंगे किसका? बेट का। अगर बेट पास होंगे तब असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरेंगे। अब लिखित परीक्षा का फॉर्म, मतलब बिहार में पहली बार ये होने जा रहा है कि यहाँ पर परीक्षा होगी किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा होगा, लिखित एग्जाम होगा। इससे पहले आज तक यहाँ पर भर्ती जो हुई है एपीआई स्कोर के आधार पर ही हुआ है। अब इसमें जो इनका प्रारूप रहने वाला है, इन्होंने कहा है जो लिखित एग्जाम होगा वो 175 नंबर के होंगे। जो लिखित एग्जाम रहने वाला है वो 175 का होगा और प्लस जो इंटरव्यू रहने वाला है वो आपका 25 नंबर का रहने वाला है। इंटरव्यू 25 नंबर का रहने वाला है ना? लेकिन अब जो लिखित परीक्षा का प्रारूप है, इंटरव्यू का जो प्रारूप है, इंटरव्यू में 13 नंबर और 12 नंबर अलग से ऐड किए गए हैं। अलग से मतलब 13 नंबर प्लस 12 नंबर, टोटल मिला के 25 नंबर। ये कैसे मिलने वाले हैं? कौन सा व्यक्ति प्रेजेंटेशन जिसका बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ डेमो भी होगा, जैसे यहाँ पे 4, 5, 8, 10 प्रोफेसर बैठे रहेंगे उस कमेटी के और यहाँ पे बोर्ड लगा होगा, आप बोर्ड में खड़े होकर पढ़ाएँगे, तो जो आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा, डिलीवर करने का स्किल होगा, पढ़ाने का तरीका होगा, उसका 13 नंबर और जो आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, पर्सनैलिटी का मतलब जिसमें कम्युनिकेशन स्किल, सब्जेक्ट नॉलेज, अदर चीज़ें देखी जाएँगी, उसका 12 नंबर रहेगा। टोटल आपका इंटरव्यू में 25 नंबर रहने वाला है। चलिए मैं आपको पूरा वो खबर दिखा देता हूँ पूरा कि लिखित परीक्षा में कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएँगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, किस क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे। ठीक? आप सभी लोग देख लीजिए, इन्होंने रिटन एग्जामिनेशन का 175 नंबर रखा, इंटरव्यू का इन्होंने 25 नंबर रखा है, जिसमें 13 और 12 का रेशियो कर रखा है। आप सभी लोग ये देख लीजिए, वीडियो रिकॉर्डेड होगा। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, आप देख लीजिए। वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन जो रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 20 नंबर का। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 15, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 30 नंबर। और
रीजनिंग बेस्ड एनालिटिक टाइप क्वेश्चन 15 रहेंगे, क्वेश्चन 3 नंबर का 45 नंबर। लॉन्ग आंसर टाइप आप लोगों ने ये पूरा मामला समझ लिया, लिखित परीक्षा वाला और कौन सा इंटरव्यू वाला, ठीक। अब आइए मैं समझा देता हूं उम्र, एज। इसमें आपकी बात की गई है, कोई व्यक्ति 21 साल का है, 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में यदि व्यक्ति ये योग्यता रखता है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है, और जितने लोग होंगे वो किससे बाहर हो जाएंगे, वो इससे बाहर हो जाएंगे। मान लीजिए कोई बच्चा 20 साल का है, उसके पास नेट पास है, जेआरएफ पास है, क्या भर सकता है? नहीं भर सकता। कोई व्यक्ति 41 साल का हो गया या 41 साल का होने वाला है, अगर वो हो गया, उसके पास भले ही योग्यता है, चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, चाहे पीएचडी हो, चाहे एमफिल हो, चाहे गेट हो, चाहे सीएसआईआर हो, चाहे बेट हो, क्या वो फॉर्म भर सकता है? नहीं भर सकता। सही। नियमावली में बदलाव क्या हुआ है? सबसे बड़ी चीज यही है, क्योंकि ड्राफ्ट कई बार चेंज हुआ है, 2-3 बार चेंज हुआ है, इस बार फाइनल ड्राफ्ट आ चुका है। इसमें बदलाव क्या हुआ है? इसमें बदलाव जो हुआ है वो बदलाव ये महज पहले जो लिखित एग्जाम होने वाला था वो आपका 160 नंबर का आपका लिखित का एग्जाम था, और 40 नंबर जो था, 40 अंक जो मिलने वाले थे वो आपके इंटरव्यू का मिलने वाला था। लेकिन नई नियमावली में जो हुआ है ये बदलाव हो गया है, ये बदलाव हो गया है। नई नियमावली में क्या किया गया? ये बदलाव हो गया है। पुराने ड्राफ्ट में ये था, ठीक, बाकी सारी चीजें वही है। अब इन्होंने नई नियमावली जो बनाई है, जो नया ड्राफ्ट कल लॉन्च किया है, उस नए ड्राफ्ट में इन्होंने एपीआई का पूरा पैटर्न दे दिया है। अगर इनको इन फ्यूचर, मतलब इन केस अगर ये मामला चला गया कोर्ट में या कहीं और चला गया, रहेगा कि लटकने वाला है, तो ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, यानी कि एक तरह से संविदा भर्ती पे, एपीआई स्कोर पे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करा लेंगे। बाद में गवर्नमेंट वाला बाद में फॉर्म निकालेंगे, भर्ती कराएंगे। इसीलिए इन्होंने ये सिचुएशन पहले ही दे दिया है। कौन सा? एपीआई वाला, एपीआई वाला। चलिए एपीआई का पूरा मामला आपको समझा देता हूं। इन्होंने सिर्फ रिसर्च का 22 नंबर रखा है। जो बच्चे नेट पास से, जेआरएफ पास, पीएचडी कर रहे हो ना, आप लोग रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे हो, रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करवा रहे हो ना, इन्होंने एपीआई में अकेले इकलौते 22 नंबर का रिसर्च रखा है। चलिए पूरा एपीआई स्कोर का खाका दिखा देता हूं आपको, ठीक। चलिए देखिए स्कोर का जो टारगेट रहने वाला, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। रिसर्च का 22 नंबर मिलेगा, इकलौता रिसर्च, यानी कि आपने अगर रिसर्च पेपर पब्लिश करवा रखा है नेशनल जर्नल्स में और इंटरनेशनल जर्नल्स में, तो आपको उसके टोटल 22 नंबर मिलने वाले हैं। अगर किसी व्यक्ति का पीएचडी कंप्लीट है तो 11 नंबर, किसी ने जेआरएफ पास किया है तो 11 नंबर, किसी ने नेट पास किया है तो 8 नंबर। अगर इसके साथ ही साथ किसी व्यक्ति का नेट और जेआरएफ दोनों है तो आपको किसी व्यक्ति का पीएचडी और जेआरएफ दोनों है तो 22 नंबर, किसी व्यक्ति का पीएचडी और नेट है तो 19 नंबर। और अगर आपने मास्टर डिग्री जो किया हुआ है उसमें अगर 80% से ऊपर है तो 26 नंबर मिलेंगे, 70 से 80 के बीच में 23 नंबर, 60 से 70 के बीच में 20 नंबर, 55 से 60 के बीच में 17 नंबर, 55 से कम है, 60 से कम है तो 17 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक। एपीआई स्कोर ऐसे ही बनता है। ग्रेजुएशन में भी सेम प्रोसेस रहने वाला, 28 के 80 के % के ऊपर रहने वाले बच्चों को 17 नंबर, 70 से 80 के बीच में 15 नंबर, 60 से 70 के बीच में 13 नंबर, 55 से 60 के बीच में 11 नंबर, 45 से 55 के बीच में आपको 9 नंबर, 45 से नीचे वाले किसी बच्चे को कुछ नहीं मिलने वाला है। बाकी इंटरमीडिएट में 13 नंबर मिलेंगे, मैट्रिक यानी कि 10वीं में आपको क्या मिलने वाला है, 10 नंबर मिलने वाला है। ये पूरा का पूरा एपीआई स्कोर आप लोग समझ लीजिए और अपना आप चेक करिए आपका क्या एपीआई। अब आपको बात समझ में आ गया ना, एपीआई स्कोर का पूरा खाका समझ में आ गया कि नहीं? आखिर इन्होंने एपीआई स्कोर रखा क्यों है? इसीलिए रखा है, आप लोग अभी से टारगेट करिए अपने एक्सपीरियंस को लेके, अपने रिसर्च प्रपोजल को लेके, और पीएचडी अगर आपकी कंप्लीट होने वाली है 1-1.5 साल में तो उससे जल्दी से कंप्लीट करिए। असली तैयारी कब करनी चाहिए? देखो आपको कसम है, जिस एज में, जिस अवस्था में आप हो, जितने दिनों से लगन मेहनत से आप मर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो ना, अब इस संघर्ष को विराम देने का वक्त आ गया है। इस संघर्ष को बढ़ाना मत आगे, क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही है, पिछली वाली जनरेशन आ रही है ना, आपसे ज्यादा पढ़ने वाली है। आप 2 घंटे में जो पढ़ोगे वो आधे घंटे में उतना कवर कर लेंगे। आप मर मर के जो बुढ़ापे तक आप पढ़ते हुए जा रहे हो ना, ये नए लड़के आएंगे, नए मेरिट लिस्ट लेके आएंगे, सबसे हाईएस्ट स्कोर बीए में, ग्रेजुएशन में कितने %? 90%, पोस्ट ग्रेजुएशन में 85%, नेट जरा फटा खटा खट खट खट, रिसर्च पेपर भी बहुत है। तो याद रखिए यार, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देने की ज़रूरत है। जितनी लड़कियां हैं जो ओवर एज हो रही हैं, इसलिए अपने घरों में शादी के लिए, हालांकि ओवर एज नहीं हो रही है, लेकिन घर वालों को ये लगता है कि लड़की जाती हैं जल्दी से ब्याह कर दे, चली जाएं,
मतलब क्या तमाम रिश्तेदार ये वो रिश्ता आ भी रहा होगा, दबाव भी बनाया जा रहा होगा। याद रखना, नौकरी मिलते ही सबके मुँह पे ताला लग जाएगा, किसी की औकात नहीं है, आपसे कह दे बिटिया शादी कर लो। तुम्हारी जब मर्ज़ी होगी तब करना, जिससे मर्ज़ी हो उससे करना, किसी की औकात नहीं है। लेकिन बिना नौकरी के ना समझो जानवर हो, भैंस गाय की तरह हो, यह खूँटा से खोला, वह खूँटा पे ले जाकर बाँध दिया। इस घर में बंधी पड़ी थी, अब ले जाके दूसरे घर में बाँध दिया, है ना? तो इसलिए लड़कियों याद रखना, अपनी ज़िंदगी की बागडोर, अपनी स्वतंत्रता की बागडोर अपने हाथों में लेना। याद रखो, अभी तक आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है, आपका भाई, आपके पिताजी, मम्मी जी, टोला, मोहल्ला, रिश्तेदार कंट्रोल कर रहे हैं। जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी, आप खुद अपने आप को कंट्रोल करोगे, अपनी आज़ादी को कंट्रोल करोगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको आके बोल दे। तैयारी कब से करनी है? तैयारी अभी से करनी है। तैयारी कब से करनी है? अभी से। किसकी तैयारी करनी है? जो आप नेट पढ़ रहे हो। इनका सिलेबस क्या है? सिलेबस वही है नेट वाला। तो नेट का पूरा सिलेबस चार्ट डालो, रट डालो, खा जाओ, जो करना है करो, लेकिन करते रहो। याद रखो, जब तक आप प्रोफ़ेसर नहीं बन जाते, जब तक आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर नहीं बन जाते, ये तैयारी जारी रखना है और कसम खा के कहना कि मैं इस बार प्रोफ़ेसर बन के दिखाऊँगा, चाहे बिहार हो, चाहे अंडमान निकोबार हो। ठीक? भर्ती कब आएगी? अरे भाई भर्ती चाहे जब आए, हमसे क्या मतलब? भर्ती आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, नरसों आ जाए, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 4 महीना बाद, 5 महीना, चाहे जब आ जाए। तैयारी रहेगी तभी ना निकलेगा, और तैयारी नहीं रहेगी तब? इसलिए तैयारी आप लोग करिए, भर्ती आने वाली है, भर्ती आएगी भी, चाहे बिहार का पहले आए, चाहे अंडमान निकोबार का पहले आए, या भारत में किसी भी स्टेट की कभी भी भर्ती आएगी, तैयारी रहेगी तो एग्ज़ाम सारे क्रैक होंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि भर्ती आएगी तब तैयारी करूँगा, तब कोर्स खरीदूँगा, तब तो वो बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ, ज़िंदगी भर इसी वजह से आप लटके हो। इसी वजह से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन से आपका रह जा रहा है। याद रखो, आर या पार की लड़ाई करो या मरो की लड़ाई लड़नी है और प्रोफ़ेसर बन जाना है। ठीक? आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एक मोटिवेशन दे सकूँ, आपको एक सूचना दे सकूँ और आपके अंदर जोश भर सकूँ कि आप जिस लिए पैदा हुए हो, जिस मकसद के लिए इतने दिनों से पढ़ रहे हो, जिस मकसद के लिए आप लोग इतने दिनों तक अपनी पूरी जवानी को एक कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में फूँक दे रहे हो, उजाड़ दे रहे हो, खराब कर दे रहे हो, अब उसको सही जगह पे सही धार देने की ज़रूरत है। याद रखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप उसे जॉइन करके रखिए। हर सूचना आपको मिलती रहेगी। याद रखिए, मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, कोई पैटर्न नहीं बेच रहा हूँ, बस आपको सूचना दे रहा हूँ। ठीक? चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ये देखिए इनका जो नई नियमावली, नया ड्राफ्ट आया है, ये पूरा आप देख लीजिए, इन्होंने पूरा सब कुछ ये दे रखा है, क्या बात क्या कहनी चाहिए, क्या सब कुछ इन्होंने डिटेल में दिया है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉइन करके रखिए, मैं वहाँ ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट शेयर करने वाला हूँ। ठीक? तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें मत। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।